नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज मौलाना मोहम्मद जौहर अली यूनिवर्सिटी की चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छा, आपने आजम खान का साम्राज्य, आजम खान का इलीगल तरीके से यूनिवर्सिटी बनाना, खुद वाइस चांसलर बन जाना, फिर ये ट्रस्ट और ट्रस्ट का खुद ही मुख्य ट्रस्टी बन जाना, अपने परिवार को ट्रस्टी बना लेना, फिर सरकारी जमीनों पर कब्जा, तमाम तरह के चोरी के कागजात, चोरी की बुकें वहां इकट्ठी करना, सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लेना, सरकारी सड़कों पर कब्जा कर लेना, वहां रहने वाले मुसलमानों को थाने में हड़का धमका कर उनकी ज़मीनें एक्वायर कर लेना, फिर सरकारी ज़मीनों को एक्वायर कर लेना, इसके अतिरिक्त नुज़ूल की ज़मीनों को अपने दायरे में ले लेना, या फिर मैं कहूँ शत्रु संपत्तियों को गलत तरीके से अपने परिसर में ले लेना। ये सब कुछ हमने सुना होगा, सब कुछ। लेकिन आज विषय इसलिए आया क्योंकि रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको तोड़ने की बात कर रही है कि 40 स्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं, उसमें से 38 वो तोड़ेंगे। ये नोटिस जारी कर दिया और उस पर खूब हंगामा होना शुरू हो गया है हमारे देश में। और वो हंगामा ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये तो साहब हिंदू मुस्लिम की कार्रवाई है और ये भाजपा समाजवादी पार्टी का खेल है। आजम खान को ख़त्म करना, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को ख़त्म करना, ये सारा सरकार का उद्देश्य है और सरकार काम कम और ये सब ज़्यादा जानती है। ये बात तो राजनीतिक है, कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में क्या होगा, यूनिवर्सिटी रहेगी नहीं रहेगी अलग बात है, और ये विषय तो बहुत सारी बार हम कर चुके हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि इसके पीछे जो मौलाना जौहर अली की बात आती है, मौलाना जौहर अली, मौलाना मोहम्मद जौहर अली, ये आपको इतिहास में अली बंधु मिल जाएंगे। खासतौर से खिलाफत के मूवमेंट में ये अली बंधु निकल कर बाहर आए। उससे पहले इनको स्वतंत्रता की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अली बंधु निकल कर आए। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी को कन्विंस किया, फिर गांधी जी भी खिलाफत आंदोलन के लिए आगे बढ़ाए, फिर खिलाफत आंदोलन चौरी चौरा तक चला गया और ये सब कुछ हुआ। उसके पहले और उसके बाद का इतिहास मालूम है क्या? मौलाना अली ये रोहेलखंड के हैं, मतलब रोहिल्ला मुसलमान है। रोहिल्ला पठान मुसलमान कहा जाता है। रोहिल्ला पठान मुसलमान का मतलब है कि अफगानिस्तान या उधर से कोई अफगान आए होंगे और उन्होंने पंचाल देश, ये उत्तरी पंचाल हुआ करता था, उत्तरी पंचाल को खत्म कर दिया और उस पर 16वीं सदी या 15वीं सदी, 17वीं सदी, जब भी 15वीं सदी में आए होंगे और उन्होंने रोहेलखंड बसा लिया। इसका नाम रोहेलखंड रख दिया गया। अच्छी बात तो ये है, मतलब बुरी बात ये है कि आज तक किसी का ध्यान नहीं गया कि रोहिलखंड रोहिल्या पठान मुसलमानों की वजह से बना। ये क्षेत्र तो पंचाल क्षेत्र है और आज तक कोई उस पर कार्रवाई हो इसके लिए भी प्रयास नहीं किया गया। खैर, ये रोहिल्या पठान मुसलमान परिवार है और ये बरेली या उस क्षेत्र में रहते हैं। बरेली से मतलब है बरेली में, रामपुर में। और ये मौलाना अली के अगर आप पुराने कारनामे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज़ादी के पूरे आंदोलन 1931 में उनकी मृत्यु हुई, तब तक पूरे आंदोलन में मौलाना ने सिर्फ एक आंदोलन बड़ा किया और वो बड़ा आंदोलन था कि साहब खलीफा को इस्लाम में ये कहा गया मोहम्मद के बाद खलीफा बैठेंगे, और खलीफा को जो उस समय का खलीफा हुआ करता था अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। दोनों किताबियां हैं, दोनों ही एक ही जाति से निकल कर आए हैं, दोनों का एक ही प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा हमारे लिए कोई खलीफा नहीं होता, हम किसी खलीफा को नहीं मानते, हम खुद ही खलीफा हैं। ऐसी परिस्थिति में आप सोचो, भारत के मुसलमान को कोई मतलब नहीं है कि टर्की में क्या चल रहा है, लेकिन टर्की के खलीफा के लिए यहां ये मूवमेंट करना शुरू किया। कांग्रेस ने भी तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इसको कर लिया और गांधी जी अगुआ बनकर निकल पड़े तो मुसलमानों ने हिंदुओं मोपला कांड कर दिया, बड़ा हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया। सरकार के खिलाफ तो थे ही थे, लेकिन खासतौर से चुन चुन के जो सरकारी कर्मचारी हिंदू हुआ करते थे उनको मारना शुरू कर दिया। चौरी चौरा कांड में तो पूरी की पूरी पुलिस स्टेशन सब हिंदू ही थे, पूरा पुलिस स्टेशन जला दिया। ये भी इतिहास में नहीं बताया जाता कि वो सारे हिंदू थे। मुसलमान जहां कहीं भी थे वो बचा लिए जाते थे और हिंदू मार दिए जाते थे। ऐसा कैसा आंदोलन था कि सरकार के खिलाफ है, सरकारी मुलाजिम जो मुस्लिम हो उनको बचा लीजिए, सरकारी मुलाजिम जो हिंदू हो उनको मार दीजिए। मौलाना दो भाई थे, दोनों भाई इस विषय पर काम करते रहे। मौलाना की 1931 में फिर वो लंदन चले गए, चूंकि वहां से ही पढ़े लिखे थे तो लंदन चले गए, क्योंकि अब इनका कोई काम ही नहीं बचा। लंदन में वो मर गए।
मर गए तो मौलाना को, चूंकि मौलाना ने दो बड़े काम किए थे। पहले तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। आप समझ लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो मुसलमान पढ़कर आया होगा वो, मुझे लगता है उसमें 80% लोग दारुल इस्लाम बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं, ऐसा। और उसके लिए ये एएमयू एलुमनाइज की, आप सोचो कि अमेरिका में बहुत बड़ा स्टेट बनाया है, सिंध में बहुत बड़ा स्टेट बनाया है एएमयू एलुमनाइज का। वो हिंदुस्तान से भी जाते हैं और वहां से भी जाते हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी। मैं लखनऊ में एक प्रवास पर गया था तो वहां पर भी कुछ मुसलमान, और चूंकि वो मौलाना का ही वो था और मौलाना मतलब उस कार्यक्रम में मैं गया था और बात करने के लिए मेरा भाषण था, उसमें कार्यक्रम मुसलमानों का था। अबुल कलाम आज़ाद की जयंती वयंती कुछ मना रहे थे। उसके बाद लोग मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई मैं तो एएमयू से हूँ, एएमयू एलुमनाइज में आपको कभी मैं बुलाऊंगा, आपने जो सवाल खड़े किए हैं मुसलमानों पर उसके जवाब हम आपको देना चाहते हैं। आपने इस भरी सभा में दुनिया भर का मौलाना यहाँ बैठा था, वरिष्ठ मौलाना देश भर का बैठा था, उसके सामने सवाल किए, वो ना दे पाए तो हम लोग पढ़े लिखे हम देंगे। यानी कि एएमयू एलुमनाइज पूरे देश में पाए जाते हैं। आजम खान खुद भी एएमयू के पढ़े हुए हैं और मौलाना जौहर अली भी एएमयू के ही पढ़े हुए थे। मौलाना जौहर अली एएमयू के पढ़ने के बाद जामिया मिलिया की स्थापना करी गई। आप सोचो, जामिया मिलिया की स्थापना में इनिशिएशन इन्होंने किया। दूसरे जामिया मिलिया में इनिशिएशन करने वाले लोग सलमान खुर्शीद के परिवार के थे, वो भी एएमयू प्रोडक्ट थे। फिर उन्होंने जामिया मिलिया बनाया। जामिया मिलिया दिल्ली में बनाया क्योंकि राजधानी दिल्ली में शिफ्ट हो रही थी। तो जामिया मिलिया, चूंकि राजधानी में उनको दारुल इस्लाम का फार्मूला चलाना है, तो जामिया मिलिया आज भी इसलिए जानी जाती है। हालांकि हम दुर्भाग्यशाली हैं कि आज़ादी के बाद हमने ये यूनिवर्सिटियां ख़त्म नहीं करी। पाकिस्तान जब बन गया तो इनको सबको, यूनिवर्सिटियों को भी पाकिस्तान भेज देते, यहाँ यूनिवर्सिटियों का ट्रांसफॉर्मेशन होना था। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटियां जिन्होंने हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए स्ट्रेटेजिकली खेला, उन पर हमने काम नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य है। या फिर मैं कहूं कि उस समय की कांग्रेस सरकार का तुष्टीकरण का मामला था, वो इसी में खुश थे। लेकिन जौहर अली के परिवार की बात समझो। जौहर अली की 1931 में मृत्यु होगी। उनकी बीवी जिंदा थी, उनकी 3 बेटियां थीं। उनकी बीवी मुस्लिम लीग की बड़ी लीडर हुआ करती थी और पाकिस्तान निर्माण के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। वो बी कहा जाता था, माँ बी पर क्या पता नहीं क्या, वो आंदोलन में रही। उनकी बेटियां भी इसी में रही। 4 बेटियां थी, पहले एक खत्म हो गई, फिर ऐसा कहते हैं 3 बची थी। फिर ये सब मिलकर पाकिस्तान बनवा रहे थे। पाकिस्तान की जब घोषणा हो गई तो यहां से इन्होंने दाना पानी उठाया और पाकिस्तान चले गए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए या टर्की के खलीफा को भारत में मान्यता देने के लिए, या आप समझो इस्लामिक स्कॉलर्स के नाते इस्लाम को भारत का रिलीजन बनाने के लिए पूरे समय तक काम किया। और जब उनका काम खत्म हो गया तो निकल लिए। अच्छा, इसलिए इस व्यक्ति ने चूंकि इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, या फिर मैं कहूं कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए ही काम किया, और उसके बाद वो स्कॉलर थे तो वो पढ़ाई लिखाई के बाद लंदन जब गए तो वहां आपको पता है कि उनको दफन कहां किया गया? यरूशलेम में। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा कंट्री है हिंदुओं का, या फिर जो उस समय अग्रणी देश पूरे वर्ल्ड का, भाई देखो 47 से पहले अगर आप जाएंगे तो गुलाम हम जरूर हैं, लेकिन फिर भी विश्व की इकोनॉमी का हम 30-32% रखते थे। वो बात अलग है कि नेहरू जी बाद में बैठ गए और वो उसको संभाल नहीं पाए, हमारी एलिजेंसी को, और नहीं संभाल पाए तो जो होता चला गया वो होता चला गया। अमेरिका बढ़ता चला गया, वो बढ़ते चले गए, हम मार्केट होते चले गए और हमको नोच कर वो ले जाते रहे। तो आज़ादी के बाद भी हमें जो होना चाहिए था वो हमने नहीं किया। अभी हमने 10-12 साल से ये सब काम करने शुरू किए हैं कि हम दोबारा वापस लाएंगे, तो विरोध हो रहा है। उस व्यक्ति को आप यहां पर उसके नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहते हैं या कर दी है, और खुद वाइस चांसलर उसके, क्योंकि आप भी एएमयू के प्रोडक्ट हैं, वाइस चांसलर बन गए। तो आप सोचो कि
क्या मौलाना अली जौहर के ही लिगेसी को आप बढ़ाना चाहते थे? और उनको दफन किया गया यरूशलेम में। यरूशलेम में दफन करने का मतलब मुसलमानों का तीसरा बड़ा स्थान, मक्का मदीना फिर यरूशलेम मानते हैं। और यरूशलेम के प्रांगण में दफन करने का मतलब होता है कि इस्लाम के लिए काम करने वाला ये व्यक्ति अल्लाह के पास जाए, जन्नत इसको मिले। इससे अच्छी जन्नत नहीं हो सकती। आप आजम खान के इंटेंशन को सोचिए कि आजम खान का इंटेंशन क्या था। आजम खान साहब करना क्या चाहते थे इस पूरी उधेड़-बुन में? मतलब दिमाग सन्न हो जाता है जब ये बातें सामने आती हैं और इतिहास भूगोल सामने आता है कि अली बंधुओं ने भारत में क्या किया, फिर इनके परिवार ने पाकिस्तान निर्माण किया, फिर भी हिंदुस्तान में आप उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। क्या विभाजन की विभीषिका को दोहराना चाहते हैं? क्या भारत में जो डायरेक्ट एक्शन जिन्ना ने चलाया और इनका परिवार सब शामिल था, क्या वो दोबारा यहां उनको प्रतिष्ठित करना चाहते हैं या रिवार्ड देना चाहते हैं? ये विषय आप लोगों के करने के हैं, आपके हमारे सोचने के हैं। इन विषयों पर निश्चित तौर से सोचिएगा। मैं समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उस लिगेसी को खत्म करना, कहते हैं कि यूनिवर्सिटी क्यों खत्म कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी थी। अरे मुझे एक बात बताओ, नालंदा क्यों खत्म करी थी भाई? वो तो यूनिवर्सिटी थी, पढ़ाती थी। नालंदा खत्म करी थी तो क्या उस समय आपको समझ नहीं आया था? क्यों तक्षशिला खत्म करी थी मुसलमानों ने? क्यों कंपिल यूनिवर्सिटियां खत्म करी थी मुसलमानों ने? क्यों वो वेद शास्त्र के केंद्र खत्म किए थे? वो क्यों मंदिर तोड़े गए थे? वो क्यों वेदशालाएं तोड़ी गई थी? वो क्यों यज्ञशालाएं तोड़ी गई थी? उस पर कोई चिंता नहीं है। चिंता है साहब यहां बच्चे पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है? सारे वो बच्चे जो उन्होंने जिस उद्देश्य से यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो करना चाहते होंगे। आप इस पर निश्चित तौर से विचार रखिएगा। मैंने वो कुछ भी नहीं बताया जो चल रहा है, मैंने वो बताया जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।